सुप्रीम कोर्ट पसमानदा मुसलमानों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने की याचिका का सुनवाई करने के लिए राजी हो गया। याचिका में पसमानदा मुसलमानों को शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण की बात कही गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई है कि ऐसी डिमांड दूसरे गरीब मुसलमानों के लिए क्यों नहीं उठती, सिर्फ पसमानदा मुसलमानों के लिए ही क्यों। सुप्रीम कोर्ट में पसमानदा मुसलमानों के लिए ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर याचिकाकर्ता मोहम्मद वसीम सैफी ने याचिका दायर की थी और इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील अंजना प्रकाश से मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कठोर लहजे में सवाल पूछा, क्या आप अन्य गरीब मुसलमानों को दरकिनार करके केवल पसमानदा को आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके पास इस बात का कोई आंकड़ा है कि पिछड़े वर्ग में वास्तव में कितने मुसलमान हैं? सुप्रीम कोर्ट के रुख ने साफ कर दिया कि जिसको जरूरत होगी उसको आरक्षण देने पर विचार हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक तबके की बात करके सियासी रोटी सेकने की जरूरत नहीं है। यहां पर हर तबके को देखने की जरूरत है जो हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, चाहे वो पसमानदा हो या फिर कोई और। ऐसे में अब यूपी चुनाव से पहले पूरे देश में पसमानदा मुसलमानों को लेकर एक नया बवाल शुरू हो गया है। तो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नविंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे सुप्रीम कोर्ट में पसमानदा मुसलमानों को लेकर जोरदार बहस अब शुरू होने वाली है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी, पसमानदा मुसलमानों पर बड़ी खबर, ओबीसी में शामिल होंगे पसमानदा मुसलमान, क्या आप पसमानदा करेंगे देश की सियासत? पसमानदा मुसलमानों के वकील ने देश की सर्वोच्च अदालत में साफ कह दिया कि पसमानदा मुसलमान समुदाय के भीतर सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे अधिक लोग पिछड़े हुए हैं। इस पर देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने बड़ी टिप्पणी की और कहा कि ओबीसी केवल एक सामाजिक स्थिति का कारक नहीं है, आर्थिक स्थिति भी एक उसका बड़ा कारक है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पसमानदा से जुड़े आंकड़े पेश किए जाएं। पीठ ने याचिकाकर्ता से यह भी कहा कि वे अपनी बात के समर्थन और तर्क के लिए पर्याप्त आंकड़े और सबूत लेकर आए, जिससे यह साबित हो पाए कि पसमानदा मुसलमान आरक्षण का लाभ उठाने के असली हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 4 सप्ताह के बाद सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई 5 जजों की पीठ करेगी। वकील अंजना प्रकाश ने कोर्ट से अपील की कि इस मामले को 2025 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दायर एक याचिका के साथ जोड़ दिया जाए। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की जिसमें प्रदेश सरकार ने मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को विचार के लिए अब 5 जजों की संवैधानिक पीठ के पास इसे भेज दिया है। यानी जब 4 सप्ताह बाद सुनवाई होगी तब फिर यह तय हो पाएगा कि आगे इस मामले में क्या होगा। कौन है पसमानदा मुसलमान? पसमानदा एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है जो पीछे छूट गया है। पसमानदा मुसलमानों का उपयोग आमतौर पर मुसलमानों में वंचित तबके के लिए किया जाता है। पसमानदा मुसलमान शब्द का पहला प्रयोग 1998 में अली अनवर अंसारी ने किया था। उसके बाद से ही पसमानदा की गूंज सुनाई देने लगी, जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों महाज की स्थापना की थी। उस समय पसमानदा को दलितों में शामिल किया गया था, लेकिन सभी पसमानदा दलित नहीं होते हैं, वे ओबीसी और अनुसूचित जातियों में भी हो सकते हैं। भारत में पसमानदा मुसलमानों की संख्या कितनी है, इस पर तमाम दावे किए जाते हैं। शंकर आईएएस पार्लियामेंट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक 2004-05 में सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ओबीसी, एससी, एसटी मुसलमानों की संख्या लगभग 40% बताई थी। हालांकि पसमानदा लोगों का दावा है कि भारत में उनकी आबादी कुल मुस्लिम आबादी का 80 से 85% है। हालांकि ये आंकड़े भी अब पुराने हो चुके हैं। पसमानदा मुसलमान समुदाय की स्थिति भारत में सामाजिक आर्थिक असमानताओं का एक जटिल प्रतिबिंब है। सदियों से इस समुदाय को सामाजिक भेदभाव और आर्थिक पिछड़ेपन का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक उनकी सीमित पहुंच रही है। आरक्षण के लिए उनकी चल रही मांगे न्याय और समानता की तलाश का हिस्सा है। ओबीसी श्रेणी में शामिल होने से पसमानदा मुसलमानों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। यह समुदाय को सशक्त बनाने और समाज में उनकी समग्र भागीदारी को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया, केवल सामाजिक स्थिति ही आरक्षण का एकमात्र कारण नहीं है।
आर्थिक पिछड़ेपन पर भी विचार किया जाना चाहिए। पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए डेटा की सटीकता और प्रासंगिकता बेहद जरूरी है। सरकार और अन्य संबंधित निकायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण निष्पक्ष और सटीक हो। आरक्षण की मांग पसमानदा मुसलमानों के लिए न्याय और समानता के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह समुदाय को सामाजिक आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने की दिशा में एक बेहतर कदम हो सकता है। हालांकि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सभी संबंधित कारकों पर भी विचार करना बेहद आवश्यक है, वरना हर दिन सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी याचिका पहुंच सकती है। हर तबका आरक्षण की मांग कर सकता है, ओबीसी में शामिल करने की, एससी एसटी में शामिल करने की। सुप्रीम कोर्ट के रुख से यह स्पष्ट होता है कि कोर्ट अब देश के उस तबके तक भी पहुंचने की बात कर रहा है जिसे आज तक राजनेताओं ने साइड किया, उनके समुदाय के लोगों ने साइड कर दिया, और कुछ लोग जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता का और पदों का जो फायदा उठा रहे हैं, अगर असली हकदारों की बात की जाए तो फिर उनको आगे चलकर दिक्कत हो जाएगी। यानी पसमानदा मुसलमान भारत के लिए एक बड़े फैक्टर होने वाले हैं। आने वाले समय में पसमानदा मुसलमानों को लेकर सियासत भी खूब तेजी से देखने को मिल सकती है, जहां पसमानदा मुसलमानों के बड़े नेता अलग से अपने समुदाय की बात करते हुए नजर आएंगे। पसमानदा मुसलमानों की पैरोकार बीजेपी। हाल के सालों में बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों को सामाजिक न्याय के विमर्श के केंद्र में लाने की भरपूर कोशिश की। कई बार चुनाव में पीएम मोदी ने पसमानदा मुसलमानों को लेकर बड़े बड़े दावे किए। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी किसी भी धर्म की विरोधी नहीं है, बल्कि तुष्टीकरण की जो राजनीति चल रही है देश में, जो विपक्ष ने की है लंबे समय तक, पार्टी उसके खिलाफ है। पसमानदा समुदाय जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाता है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संवाद, सम्मेलन और संगठनात्मक पहुंच बढ़ाई गई। खुद पीएम मोदी ने कई मंचों से पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई। चुनावी मौसम में पसमानदा शब्द सिर्फ सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि सियासी संदेश बनकर गूंजता है। विकास बनाम वंशवाद, अवसर बनाम पहचान की राजनीति। बीजेपी ये स्थापित करने की कोशिश करती है कि योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव हर जरूरतमंद तक पहुंचे, चाहे वो किसी भी मजहब से क्यों ना हो। यही कारण है कि चुनावी रैलियों से लेकर बूथ स्तर तक पसमानदा पहुंच अभियान चर्चा में रहा है, और पसमानदा मुद्दा सामाजिक न्याय के साथ साथ चुनावी गणित का भी अहम अध्याय बन चुका है। देश में अगले साल चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे, उससे पहले इस साल पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों में चुनाव है, केरल, तमिलनाडु में है, और असम, बंगाल में मुसलमानों की आबादी कितनी है यह हर किसी को मालूम है। बंगाल में 30% मुसलमान हैं और असम में करीब 35%। ऐसे में मुसलमानों के नेता तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वो वही नेता मिलेंगे जो हिंदुओं की विरोध की राजनीति करेंगे। वो मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात नहीं करेंगे। आप देखिए कि आज देश में कितने मुसलमान नेता हैं जो सिर्फ वोट बैंक के लिए मुसलमानों के नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मौलवी मौलानाओं की लंबी फहरिस्त है जो मुसलमानों की बात करती है, लेकिन मुसलमान आज किस स्थिति में है, क्या इस बात की सच्चाई वो देश के सामने रखेंगे? यही असली सवाल है। कांग्रेस ने मुसलमानों को ठग लिया। भारत की सियासत में ये आरोप लंबे समय से गूंजता रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दशकों तक आजादी के बाद से मुसलमानों को अपना पारंपरिक वोट बैंक बनाए रखा है। आज भी वो लोग हैं, लेकिन उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में आज भी सुधार उस तरह से नहीं हो पाई जो होनी चाहिए थी। आज भी शिक्षा, रोजगार, सरकारी नौकरियां और आर्थिक भागीदारी के आंकड़े बताते हैं कि मुसलमान समुदाय जो बहुत पीछे था, बहुत आगे नहीं आ पाया। हालांकि मोदी सरकार में बहुत सही हुआ है। 2006 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने मुस्लिम समाज की बदहाल स्थिति को देश भर में उजागर किया था। कम साक्षरता, सीमित सरकारी प्रतिनिधित्व और कमजोर आर्थिक आधार। आलोचकों का कहना है कि रिपोर्ट सामने आने के बाद भी ठोस और दीर्घकालिक नीतिगत बदलाव नहीं किए गए, बल्कि घोषणाओं और प्रतीकात्मक राजनीति तक ही बातें सीमित रहीं। सालों तक डर और सुरक्षा के मुद्दे को उभारकर वोट तो समेटे गए, लेकिन शिक्षा, सुधार, कौशल विकास, उद्यमिता प्रोत्साहन और संस्थागत भागीदारी जैसी बुनियादी सवाल पीछे छूट गए। नतीजा ये रहा कि बड़ी आबादी आज भी हाशिए पर रही। हालांकि कांग्रेस का पक्ष यह है कि उसने अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं शुरू की और संवैधानिक संरक्षण को मजबूत किया, फिर भी जमीनी बदलाव की रफ्तार पर सवाल उठते हैं। इसी बहस ने भारतीय राजनीति में जवाबदेही का नया विमर्श खड़ा कर दिया है। क्या वोट बैंक की राजनीति ने विकास की असली जरूरतों को पीछे धकेल दिया है? यही सवाल आज भी चुनावी मंचों से लेकर सामाजिक विमर्श तक लगातार उठाया जाता है। एक और बीजेपी है जो सबका साथ सबका विकास का दावा करती है और बताती है कि हमारी सरकार में कितने मुसलमानों की स्थिति बदली है, कितने लोगों को घर मिला है, कितने लोगों को रोजगार मिला है,
कितने लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा गया है। पीएम मोदी बार बार डेटा प्रस्तुत करते हैं कि हमने इतने गरीबों का घर बनाया, इतने लोगों को शौचालय दिया, इतनों के बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, आज यूपीएससी में भी मुसलमान शामिल हो रहे हैं और उनको बड़े पैमाने पर लाभ मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को देश को जवाब देना चाहिए, जो आज भी मुसलमानों के नाम पर तुष्टीकरण कर रही है। बिहार में आरजेडी है, उत्तर प्रदेश में सपा है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी है। ऐसी पार्टियां मुसलमानों के नाम पर खूब वोट मांगती हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए इन लोगों ने क्या किया, इनको आईने में झांकना चाहिए। और आज जब देश में मुसलमानों की हालत धीरे धीरे बदल रही है, तो ये एक बार फिर से देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से आज देश इन चीजों को समझने लगा है। एक वक्त में जब मुसलमानों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था, आज वहां पर मुसलमानों की बातचीत होती है, उनके प्रतिनिधित्व की चर्चा होती है और इसी को लेकर पूरे देश में एक लोगों के बीच पॉजिटिव मैसेज गया है कि मोदी सरकार में मुसलमानों की स्थिति बदली है, आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, आज मुसलमानों को पूरा लाभ मिल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब देश में बड़े बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में अब राजनीतिक पार्टियों को भी विचार करना होगा कि मुसलमानों के नाम पर सिर्फ लोगों को गुमराह करेंगे, बेवकूफ बनाएंगे, और उसमें एक बड़ी संख्या मौलवी मौलानाओं की है जो मस्जिद, नमाज, कट्टरपंथ इन सब चीजों तक सीमित है और मुसलमानों को असली विकास से उन्होंने पूरी तरह से दूर कर दिया है। अब आपकी राय क्या है इस पर? आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया और इसमें विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका रही है? और दूसरा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार आने के बाद मुसलमानों की स्थिति सुधार हुई है, भले ही नैरेटिव उनके खिलाफ बनाए जा रहे हों? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।